हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आर डी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन हिमाचल प्रदेश के स्टाफ नर्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है और एग्जाम करवाया है HPSSSB। ये एक बॉडी है जिन्होंने एग्जाम करवाया है और स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है। वैसे पेपर का लेवल है वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। तो अभी तक इसकी जो ऑफिशियली आंसर की है वो नहीं आ पाई है, तो अपन यहाँ पे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके कारण से एक तो आपको आंसर की मिल जाएगी। सेकेंडली जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और यदि ऑफिशियली आंसर की आती भी है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर मिल सकता है, बल्कि ये पता नहीं लगेगा कि ये आंसर यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आता है। तो अपन सभी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो जिसके कारण से आपको पता भी लग जाएगा कि इसका यदि कोई आंसर आया है तो वो किस तरीके से आया है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चंस है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एम्स जैसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं अपन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पेशेंट विथ लीवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ। एक पेशेंट है और पेशेंट का यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है? लीवर प्रॉब्लम है उसको। क्या डायग्नोसिस है उसका? लीवर प्रॉब्लम है। और उस तरह के पेशेंट के अंदर एसोसिएटेड एडिमा देखने को मिलता है, यानी फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंडीशंस है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए, फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑप्शन सी, फॉल इन ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑप्शन डी, राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लीवर प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, कोई लीवर का पेशेंट है, उसके अंदर एडिमा देखने को मिलता है, तो उसके कोज के बारे में पूछा गया है कि एडिमा क्यों डेवलप होता है। देखो, दो प्रकार के प्रेशर होते हैं जो कि फ्लूइड को मूव करवाते हैं। ओके, यहां पे इसको समझिएगा। एक होता है ओनकोटिक प्रेशर, एक होता है ओनकोटिक प्रेशर। ओके, और दूसरा होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो ओनकोटिक प्रेशर होता है एक प्रकार का, ये ओस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी टाइप ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। टाइप ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर का ही ये टाइप होता है। और ओस्मोसिस में क्या होता है? जो फ्लूइड होता है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव होता है, यानी जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, मान लो किसी जगह पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, वहां से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे यदि मूव होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ओस्मोसिस। तो जो ओंकोटिक प्रेशर है वो एक टाइप का ओस्मोटिक प्रेशर ही होता है, बल्कि इसको ओंकोटिक प्रेशर इसलिए बोला गया है कि इसको मेंटेन कौन करता है? यहां पे प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है। कौन करता है मेंटेन? प्लाज्मा प्रोटीन। इसको प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है। और स्पेशली स्पेशली अपन बात करें तो एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन है वो ओन्कोटिक प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन करती है। जब लीवर प्रॉब्लम का कोई पेशेंट होता है तो वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। और एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो ओन्कोटिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब ओन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड क्या होने लग जाएगा? जो इंट्रावेस्कुलर है वहां से किस तरफ मूव हो जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मूव हो जाएगा। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मूव होगा तो क्या डेवलप होगा? वहां पे एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया है। क्या आंसर है क्वेश्चन का? फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर यदि कम होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? वहां पे एडिमा देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। राइट आंसर यहां पे क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक एल्कोहलिज्म। एक क्रोनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है, बहुत लंबे टाइम से ड्रिंक करता है कोई, उसको क्रोनिक एल्कोहलिज्म बोलेंगे। तो उस तरह के पेशेंट के अंदर किस प्रकार की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है?
ऑप्शन ए थाइमिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी नियासिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ऑप्शन डी विटामिन सी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें मोस्ट ऑफ दी वहां पे डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? थाइमिन का मतलब होता है विटामिन B6, साइनोकोबालामाइन होता है विटामिन B12 और नियासिन होता है विटामिन B3। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा थाइमिन, राइट आंसर ए रहेगा, यानी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी वहां देखने को मिलती है। बट अपने को तो क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करना है और समझना है कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म में ऐसा क्या होता है कि वहां पे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, तो जो अपना लंबे टाइम तक कोई एल्कोहल लेता है तो जो अपना स्टोमक होता है, जो अपना स्टोमक होता है, इस स्टोमक में क्या होता है, यहां पे स्विलिंग आ जाती है। जो इसकी वाल होती है स्टोमक की, इसके अंदर स्विलिंग आ जाती है और स्विलिंग आने के कारण से यहां पे विटामिन B6 का जो अब्जॉर्प्शन है, विटामिन B6 का जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, थाइमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, थाइमिन की वहां पे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल से डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है, साइडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, साइडेक्स एक तरह का डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको, साइडेक्स क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। इसको अपन अदर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी ग्लूट्रेल्डिहाइड, ऑप्शन सी कोर्सोलेक्स, ऑप्शन डी हाइपोक्लोराइड। किस नाम से जाना जाएगा इसको? साइडेक्स को अपन ग्लूट्रेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है। जो ग्लूट्रेल्डिहाइड है वो एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है जो मोस्ट ऑफ द यूज होता है, जिसको अपन साइडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में है ये एक प्रकार की गैस होती है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है जिसको किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल बनाने के यूज में लिया जाता है। इसके अलावा जो कोर्सोलेक्स है वो भी एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है और माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, एंटी माइक्रोबियल बोल सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो हाइपोक्लोराइट है यह भी क्या होता है, यह भी एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है। किसी भी सरफेस पे किसी भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे डिसइंफेक्ट करने के लिए हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। बल्कि यहां पे सिर्फ क्वेश्चन में साइडेक्स के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी ग्लूट्रेल्डिहाइड, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड हार्ड साउंड जिसको अपन S2 साउंड भी बोलते हैं, इंडिकेट क्लोजर ऑफ वाल। जो S2 जिसको अपन सेकंड हार्ड साउंड बोलते हैं वो किस प्रकार के वाल के क्लोज होने के कारण से, किस प्रकार के वाल के क्लोज होने के कारण से वहां पे उत्पन्न होती है या फिर प्रोड्यूस होती है, या किस प्रकार के वाल के क्लोज होने को इंडिकेट करती है। जब अपन हार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, जिनमें से यहां पे ट्राइकेप्सिड वाल होता है, यहां बाइकेप्सिड वाल होता है, यहां पे पल्मोनिक वाल होता है। ओके, ये ट्राइकेप्सिड है, ये बाइकेप्सिड है, ये पल्मोनिक वाल है, और यहां पे क्या होता है,
aortic wall होता है। जो माइट्रल वाल होता है यानी बाइकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड वाल है, ये दोनों एक साथ क्लोज होते हैं और एक साथ ओपन होते हैं। इसके अलावा जो पल्मोनिक एंड एओर्टिक वाल होते हैं वो एक साथ क्लोज एंड ओपन होते हैं, क्लोज एंड ओपन होते हैं, ये भी क्लोज एंड ओपन होते हैं। जब ये वाल क्लोज एंड ओपन होते हैं, कौन से, जो बाइकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड वाल है, तो इसके कारण से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अपन S1 साउंड बोलते हैं। S1 साउंड बोलते हैं, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। इसको अपन लब साउंड भी बोलते हैं, इसको अपन लब साउंड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ये दूसरे वो है जो पल्मोनिक एंड एओर्टिक वाल है, जिनको अपन सेमी ल्यूनर वाल भी बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल भी बोलते हैं। और ये जो वाल होते हैं ऊपर वाले ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वाल होते हैं, इनको अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं। तो जब सेमी ल्यूनर वाल है, जब ये क्लोज होते हैं तो वहां पे सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस सेकंड हार्ट साउंड को अपन S2 साउंड भी बोलते हैं, या फिर इसको अपन डब साउंड भी बोलते हैं, डब साउंड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि जब ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल जब क्लोज होते हैं तो वहां पे S1 साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है, जिसको अपन लब साउंड के नाम से भी जाना जाता है। और जब ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वाल है, इनको सम्मिलित रूप से एक साथ बोले तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ जो नीचे वाले वाल है, जो पल्मोनिक वाल एंड एओर्टिक वाल, इनको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल बोलेंगे, सेमी ल्यूनर वाल बोलेंगे। जब ये क्लोज होते हैं तो S2 साउंड होती है, जिसको अपन सेकंड हार्ट साउंड बोलते हैं, और इस साउंड को अपन डब साउंड भी बोलते हैं। और यहां पे क्वेश्चन के ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बोल रहा है माइट्रल एंड ट्राइकैप्सिड वाल, ऑप्शन बी बोल रहा है माइट्रल एंड पल्मोनिक वाल, ऑप्शन सी बोल रहा है एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है ट्राइकैप्सिड एंड एओर्टिक वाल। तो देखिए यहां पे S2 साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सेमी लूनर वाल। और सेमी लूनर वाल कौन से होते हैं, पल्मोनिक वाल एंड एओर्टिक वाल। और कौन से ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर, ऑप्शन सी यहां पे क्या है, राइट आंसर है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और, हार्ट की कितनी साउंड होती है, वैसे 4 साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट से, बट इनमें से हेल्दी पर्सन में सिर्फ 2 ही हार्ट साउंड सुनाई देती है, S1 एंड S2, बिकॉज ये हाई पिच साउंड होती है। कैसी साउंड होती है, ये हाई पिच साउंड होती है। इसके अलावा जो S3 एंड S4 होती है वो हेल्दी नॉर्मल पर्सन में जल्दी से सुनाई नहीं देती है, बिकॉज ये लो पिच साउंड होती है। ये कैसी साउंड होती है, ये लो पिच साउंड होती है। क्लियर है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। केमिकल कंपोनेंट ऑफ मालाडी, मालाडी का केमिकल कंपोनेंट नाम क्या है, या फिर बोले कि केमिकल कंपोनेंट क्या है। मालाडी क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन होती है मालाडी। क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन होती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। और इसके जब कंपोनेंट्स की अपन बात करते हैं तो 2 चीजों से मिलकर बना होता है ये, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रोन, दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। यहां पे ऑप्शन ए बोल रहा है क्या कंपोनेंट है, ऑप्शन ए बोल रहा है डिनोर्जेस्ट्रोल एंड इथेनाइल एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन बी बोल रहा है डिनोर्जेस्ट्रोल एंड प्रोजेस्ट्रोन, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोजेस्ट्रोन, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है नोरएथेस्ट्रोन एसीटेट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है जहां पे प्रोजेस्ट्रोन मिल रहा है बल्कि एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा। क्या ऑप्शन ए आंसर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन नहीं है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रोन बिल्कुल राइट आंसर है ये, बिकॉज इसमें एस्ट्रोजन नहीं है बल्कि प्रोजेस्ट्रोन तो दिया हुआ है।
इसके अलावा ऑप्शन डी वाला जो कंपोनेंट है वो भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टाइप ऑफ डेल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मेनी पेशेंट। इस प्रकार का कौन सा डेल्यूजन है जो मोस्ट कॉमनली मेनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइकेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं अपन। डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन क्या है, एक थॉट डिसऑर्डर है जो कि किस प्रकार का डेल्यूजन मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। और मेनिया का पेशेंट होता है वो किस तरह का होता है, स्विंग ऑफ मूड होता है, इसके अंदर स्विंग ऑफ मूड होता है। ओके ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्शन ए डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, ऑप्शन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, ऑप्शन सी डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन डी निहिलिस्टिक डेल्यूजन। तो दोस्तों जब अपन मूड डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं या फिर अपन नॉर्मल मूड की बात करते हैं तो मूड दो प्रकार का होता है। एक होता है मेनिया, एक होता है डिप्रेशन। जिसके अंदर अपना जो मूड होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो उसको अपन डिप्रेशन की सिचुएशन बोलते हैं। और अपना जो मूड है वो बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है, बहुत ज्यादा अप हो रहा है तो उसको अपन मेनिया बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो मेनिया के बारे में पूछा गया है तो पहले ऑप्शन में दिया गया है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो जब पेशेंट गिल्टी फील कर रहा है इस प्रकार का किस में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में। तो ये तो डिप्रेशन में देखने को मिलेगा दोस्तों, ये डिप्रेशन में देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, वेरी गुड, यही आंसर होगा। डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, ग्रेंडियोसिटी में पेशेंट अपने आप को एक तरह से सुपर पावर समझता है, सुपर पावर समझता है, वो समझता है जैसा मैं हूं वैसा कोई भी नहीं है, अपने आप को बहुत ही ऊपर समझता है तो उसको अपन डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी बोलते हैं। और ऐसा मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके अलावा ऑप्शन सी डेल्यूजन ऑफ प्रेसिफिकेशन कहां देखने को मिलता है दोस्तों, ये सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर डेल्यूजन ऑफ प्रेसिफिकेशन देखने को मिलता है। प्रेसिफिकेशंस का मतलब होता है पेशेंट हर किसी चीज के ऊपर शक करता है, हर किसी चीज के ऊपर शक करता है, किसी चीज पे बिलीव नहीं करता है जल्दी से। वो सोचता है कि मेरी थॉट है उसको किसी ने कैद कर लिया है और कहीं ना कहीं प्रसारित किया जा रहा है, वो प्रेसिफिकेशन है। निहिलिस्टिक डेल्यूजन ऑप्शन डी, ये भी किस में देखने को मिलता है, ये भी डिप्रेशन में देखने को मिलता है। इसके अंदर पेशेंट है वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट को नेग्लेक्ट करने लग जाता है, जैसे सोचता है मेरा एक बॉडी का एक अंग नहीं है, मान लो एक हाथ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा इसमें देखने को मिलता है निहिलिस्टिक डेल्यूजन में। और प्रेसिफिकेशन में क्या लगता है, उसको शक होता है कि मेरे को या फिर किसी मेरे लव्ड वन को, यानी मेरे किसी क्लोजली या फिर रिलेटिव्स को कोई कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार का शक करता है तो उसको अपन डेल्यूजन ऑफ प्रेसिफिकेशंस बोलते हैं, जो कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या निकल के आता है दोस्तों, ऑप्शन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एनएचएम वाला क्वेश्चन है ये। ब्रेकबोन फीवर इज आल्सो नोन एज, ब्रेकबोन फीवर अपन किसको बोलेंगे, वेरी सिंपल। ऑप्शन ए मलेरिया को अपन ब्रेकबोन फीवर बोलेंगे। ब्रेकबोन, ब्रेकबोन यानी हड्डी के टूटने जैसा बुखार होना, ब्रेक यानी टूटना, बोन यानी हड्डी, फीवर यानी बुखार, हड्डी के टूटने जैसा बुखार होना। ऑप्शन ए मलेरिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी डेंगू में, ऑप्शन सी काला आजार में, ऑप्शन डी क्यू फीवर के अंदर किस में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा डेंगू। जब डेंगू का पेशेंट होता है तो वहां पे ब्रेक बोन फीवर देखने को मिलता है। इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों बोला जाता है, इसके रेशनल पे चलते हैं दोस्तों। जब भी किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो उसके जॉइंट और मसल्स के अंदर, जॉइंट एंड मसल के अंदर सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, इसीलिए इसको अपन ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। नो डाउट राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स,
ओबीजी का क्वेश्चन है और बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की स्टाफ नर्स के एग्जाम में ही नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन एम्स में भी पूछे जाते हैं, सीएचओ में भी पूछे जाते हैं, एनएचएम में भी पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्ड अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज। मिस्ड अबॉर्शन अपन किसको बोलेंगे? मिस्ड अबॉर्शन अपन किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए कंप्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन बी इनवाइटेबल अबॉर्शन, ऑप्शन सी साइलेंट मिसकैरेज, ऑप्शन डी सेप्टिक अबॉर्शन। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जो मिस्ड अबॉर्शन होता है वो किसको बोला जाता है? साइलेंट अबॉर्शन को बोला जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन को अपन साइलेंट मिसकैरेज भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो मदर का यूट्रस होता है उसके अंदर कंप्लीटली ना तो फिटस डेवलप होता है, फिटस या तो नॉट डेवलप, या फिर थोड़ा बहुत डेवलप हो गया तो वो डेड हो जाएगा, या फिर डेथ देखने को मिलता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइलेंट मिसकैरेज बोलते हैं, कि पता ही नहीं चला और वहां पे डेथ हो गई। इस तरह के पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ फिटस के कुछ टिश्यू होते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू देखने को मिलते हैं, ओनली फिटस देखने को नहीं मिलता है। एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक टिश्यू देखने को मिलता है, बट वहां पे प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन ये जरूर देखने को वहां पे मिलती है, यानी वहां पे प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और क्या देखने को मिलता है? प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, बल्कि कंप्लीटली वहां पे फीटस देखने को नहीं मिलता है। इसको अपन मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं या फिर साइलेंट मिसकैरेज बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते, अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following changes are seen in ECG reading in patient with hyperkalemia? एक पेशेंट है और पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? यहां पे हाइपरकैलेमिया मींस पोटेशियम की वैल्यू है, ज्यादा है, वहां पे ब्लड के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया है, उसको अपन ने क्या बोला? हाइपरकैलेमिया बोला। यदि इस तरह के पेशेंट का अपन ईसीजी करवाते हैं तो वहां पे किस प्रकार की रीडिंग देखने को मिलेगी? ईसीजी जब अपन करवाएंगे, देखो ईसीजी के जो नॉर्मली इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इस तरीके से नॉर्मली कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिसमें पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू ये वेव बनती है। तो इनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए बोल रहा है टेल एंड पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी बोल रहा है शॉर्ट नेड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल देखने को मिलेगी, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ देज। तो दोस्तों ऑल ऑफ देज इसका राइट आंसर रहता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहता है। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए देखो यहां पे टेल एंड पिक्ड टी वेव, जो ये टी वेव है ये कैसे दिखाई देगी? यहां पे ऊपर तक ये पीक दिखाई देगी, टेल दिखाई देगी, लंबी दिखाई देगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टेल एंड पिक टी वेव दिखाई देगी वहां पे। दूसरा चीज शॉर्ट नेड क्यूटी इंटरवल, देखो क्यू एंड टी इनके बीच का जो इंटरवल है, क्यू एंड टी के बीच का जो इंटरवल है, ये इंटरवल ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, ये जो पी है और आर है इनके बिटवीन का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा? ये इंटरवल यहां पे बढ़ जाएगा। बिकॉज क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड दिखाई देता है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड दिखाई देता है। यानी 3 के साथ यदि फोर्थ ऑप्शन भी अपने को जोड़ना हो तो क्या होगा? क्यूआरएस ब्रॉड अपने को दिखाई देता है। यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देता है? ब्रॉड दिखाई देता है। तो यहां पे राइट आंसर डी होगा, बिकॉज ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन में दी हुई जो चीजें हैं वो ईसीजी फाइंडिंग के अंदर हाइपरकैलेमिया के पेशेंट के साथ में देखने को मिलती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को अपन डिस्कस करते हैं। ओके, क्लासिकल डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड बाय, जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? ऑप्शन ए एडेज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन बी क्विलेक्स मॉस्क्यूटो, ऑप्शन सी एनाफ्लीज, ऑप्शन डी मांसोनोइडेस मॉस्क्यूटो। तो दोस्तों जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एडेज मॉस्क्यूटो के द्वारा। एडेज मॉस्क्यूटो के द्वारा क्लासिकल डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है 1 पर्सन टू दूसरे पर्सन। इस पर्सन से दूसरे पर्सन में यदि क्लासिकल डेंगू फीवर ट्रांसमिट होगा तो किसके द्वारा होगा? एडेज मॉस्क्यूटो।
मॉस्क्यूटो की एक प्रजाति होती है जिसको अपन एडेस बोलते हैं, इसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे ऑप्शन है, यहां पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स है ये क्या कोज करता है, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस कोज करता है ये। ओके, इसका ट्रांसमिशन करवाता है। इसके अलावा एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो मलेरिया का ट्रांसमिशन करवाता है, मलेरिया कोज करवाता है यहां पे। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पिछली जो रिसेंटली नोट से 2020 की जो एग्जाम थी उसमें सेम टू सेम पूछा गया था। एम्स बठिंडा ने सेम टू सेम पूछा था। अभी जो एनएसएम का एक पेपर हुआ था, जो बिहार सीएचओ का पेपर हुआ था, सेम टू सेम पूछा गया था, एमपी सीएचओ में पूछा गया था। यानी एक तरीके से अपन आप बोले कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को अपन और किस नाम से जाना जाता है, एक तरह का कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन ए क्विटलेट इंडेक्स, ऑप्शन बी ब्रोकास इंडेक्स, ऑप्शन सी कॉर्पुलेंस इंडेक्स, ऑप्शन डी लोरेंटेज इंडेक्स। तो बीएमआई को अपन और किस नाम से जाना जाता है, वेरी सिंपल, क्विटलेट इंडेक्स। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ज्यादा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशिहारा चार्ट यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ, इशिहारा चार्ट होता है एक जिसको अपन किस चीज को असेस करने के लिए यूज करते हैं, उसके यूजेज के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन बी कलर विजन के लिए यूज होता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्या नाइट ब्लाइंडनेस और कलर विजन दोनों के लिए यूज होता है, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव, किसी के लिए यूज नहीं होता। तो दोस्तों जो इशिहारा चार्ट है ये किसके लिए यूज होता है, कलर विजन के लिए, कलर विजन के लिए। यानी ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो जन्मजात उनमें एक प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो किसी पर्टिकुलर कलर को एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नॉर्मली अपने को पब्लिक के अंदर, कम्युनिटी के अंदर पता नहीं लगता है कि किस पर्सन के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, बल्कि जब उसको इशिहारा चार्ट के द्वारा असेस किया जाता है तो अपन वहां पे देख पाते हैं कि उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। और इसके अंदर मुख्यतया मेनली रेड एंड ग्रीन कलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्ट ऑफ द रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई करने के लिए केपेबल नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ओके सॉरी, ऑप्शन बी कलर विजन। इशिहारा चार्ट का यूज किस लिए किया जाता है, कलर विजन के असेसमेंट के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। मतलब आशा करता हूं कि मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आते ही होंगे। विच गोज कैनुला यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा कौन से या फिर किस गेज का कैनुला होता है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए 16 गेज ग्रे कलर का कैनुला, ऑप्शन बी 18 गेज ग्रीन कलर का कैनुला, ऑप्शन सी 20 गेज जो पिंक कलर का कैनुला होता है, और ऑप्शन डी 14 गेज ऑरेंज कलर का कैनुला। तो दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मेनली 18 गेज का कैनुला यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी गेज साइज बढ़ती जाती है, गेज साइज बढ़ती जाती है, गेज साइज बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, गेज की साइज वैसे बढ़ेगी तो इसका जो डायमीटर होगा गेज का वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे अपन 18 से 20 करेंगे, 20 गेज हो गया तो इसका मतलब होता है कैनुला छोटा है, यानी उसका जो कैनुला के जो बोर है उसका जो डायमीटर वो और छोटा हो रहा है। बल्कि अपन 18 से फिर 20, 22, 24 नंबर का जो कैनुला है वो यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज जो आरबीसी की जो साइज होती है वो इस गेज से बड़ी होती है। और जब आपको पता है जब एक छोटे छेद में से कोई बड़ी चीज गुजरेगी तो वो टूट के गुजरेगी। जब 18 गेज से अब ज्यादा गेज साइज वाले कैनुला में या फिर बोले कम डायमीटर वाले कैनुला में यदि अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं लाइक 20, 22 एंड 24, 26, तो इस प्रकार के कैनुलाज के अंदर एक तो ब्लड की जो कंसिस्टेंसी होती है वो ज्यादा होती है जिनके कारण से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फ्लो नहीं बन पाता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन आंसर ये रहता है कि आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा होती है जिनके कारण से हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। इसीलिए 18 गेज ही यूज किया जाता है। वैसे 16 गेज भी कर सकते हैं, नो इश्यू, बल्कि 18 गेज मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इसके अलावा 18 से अबव वाले 20, 22 एंड 24 बिल्कुल यूज नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते,
क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वेजाइना दैट इज ऑब्जर्व एज अर्ली एज 6 से 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड। कंसेप्शन मींस प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 6 से 8 वीक के बाद जब अपन सर्विक्स और वेजाइना का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब उसको एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देता है। तो इस प्रकार के साइन को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए चेडविक साइन, ऑप्शन बी ओजेंडर साइन, ऑप्शन सी होमन साइन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मेरे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ऐसा अपन इसलिए समझेंगे कि 6 से 8 वीक के ऊपर ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण से सर्विक्स और वेजाइना का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो उसका रीजन रहता है कि वहां पे वेनस ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और वेनस ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के कारण से वहां का जो कलर है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। और इस प्रकार के साइन को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? चेडविक साइन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा जो ओजेंडर साइन होता है, इसमें क्या होता है? जो वेजाइना होता है उसके अंदर पल्सेशन फील होने लग जाती है। वहां पे पल्सेशन फील होने लग जाती है, वहां पे कुछ आर्टरीज वेन्स रहती है जिनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, जिनके कारण से वेजाइना के अंदर पल्सेशन फील होता है। पल्सेशन पल्सेशन फील होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओजेंडर साइन बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको अपन? ओजेंडर साइन बोलेंगे। इसके अलावा ऑप्शन सी है होमन साइन। होमन साइन के अंदर क्या रहता है? डीबीटी में देखने को मिलता है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर होमन साइन देखने को मिलता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, यानी चेडविक साइन। क्लियर है यहां पे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द प्राइमरी असेसमेंट डन व्हेन पेशेंट बीपी फॉल ड्यूरिंग लेबर। जब कोई एक पेशेंट है उसका बीपी फॉल हो गया, तो वहां पे प्राइमरी अपन असेसमेंट क्या करेंगे? ऑप्शन ए असेस वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, ऑप्शन बी असेस द वेट ऑफ क्लाइंट, ऑप्शन सी असेस द ब्लड प्रेशर ऑफ क्लाइंट एंड ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ओके, तो दोस्तों अपन जब भी कोई पेशेंट है उसका बीपी फॉल हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके वाइटल साइन चेक करते हैं और वेट चेक करते हैं। इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा ऑप्शन में सी में दिया हुआ है ब्लड प्रेशर ऑफ क्लाइंट, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बीपी चेक किया, तभी अपने को पता चला है कि पेशेंट का क्या है, बीपी फॉल है। जब बीपी फॉल है तो वहां पे अपने को किसी न किसी प्रकार के प्राइमरी असेसमेंट करने हैं, ना कि वहां पे अपने को ब्लड प्रेशर चेक करना है। अदर वाइटल साइन उसके अपन चेक करेंगे। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नंबर ऑफ टीथ इन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 3 साल के बच्चे के अंदर नंबर ऑफ टीथ कितने दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 10 टेम्परेरी टीथ, ऑप्शन बी 20 टेम्परेरी टीथ, ऑप्शन सी 12 टेम्परेरी टीथ, ऑप्शन डी 16 टेम्परेरी टीथ। दोस्तों बच्चों के अंदर या फिर एडल्ट के अंदर अपन जब भी बात करते हैं, जब टेम्परेरी टीथ होते हैं तो वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट टीथ जब एडल्ट के अंदर आते हैं तो वो कितने रहते हैं? 32 होते हैं। जब 3 साल के बच्चे की बात करें तो कॉमन सी बात है, क्या है? टेम्परेरी टीथ की बात कर रहे हैं। और टेम्परेरी टीथ के अंदर भी 3 साल के अंदर कंप्लीट जितने टेम्परेरी टीथ होते हैं 20, वो सारे के सारे डेवलप हो चुके होते हैं। तो अपन आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 3 साल की एज में 20 टेम्परेरी टीथ कंप्लीटली आ चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ओवरवेट, ऑप्शन बी प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ऑप्शन सी क्वाशियोर एंड स्टंटिंग देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी वेट लॉस एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों माल न्यूट्रिशन के पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्वाशियोर एंड स्टंटिंग दोनों प्रकार की चीजें किसमें देखने को मिलती है? माल न्यूट्रिशन के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो मिरिस्मस के पेशेंट में देखने को मिलती है, क्वाशियोर को पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम के कॉजेज के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्रेन ट्यूमर के कारण से डिलीरियम हो सकता है, ऑप्शन बी हेड ट्रॉमा इसका आंसर हो सकता है,
ऑप्शन सी, एल्कोहल कंजप्शन करने के कारण से डिलीरियम होता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन समझेंगे डिलीरियम होता क्या है। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है। और इस प्रकार की कंडीशंस किसके अंदर किस प्रकार के कोज देखने को मिलेंगे, जब किसी को ब्रेन ट्यूमर होगा, हेड ट्रॉमा होगा या एल्कोहल कंजप्शन करेगा लॉन्ग टाइम तक, तो क्या देखने को मिलेगा वहां पे, डिलीरियम कोज हो सकता है। इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर है, बिकॉज सारे ऑप्शन है यहां पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको अपन टीसीए बोलते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको अपन टीसीए बोलते हैं, जब भी कंजप्शन करते हैं तो वहां पे ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के सभी साइन वहां पे देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे टीसीए के क्या है, साइड इफेक्ट है। इसीलिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, जिसको अपन बोल सकते हैं कि एनएमईपी, एनएमईपी कब लॉन्च हुआ था, एनएमईपी कब लॉन्च हुआ था, एनएमईपी, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा एक था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनएमसीपी और एनएमईपी। कब आया था एनएमईपी, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1970 एंड ऑप्शन डी है 2005। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या रहेगा एनएमईपी का, 1958 के अंदर क्या आया था, एनएमईपी, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। इन 1953 के अंदर आया था एनएमसीपी, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पे राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज अपन ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और जिनको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप मुझे अपना फीडबैक देना कि वैसे पेपर को 1 वीक हो गया है और थोड़ा लेट आंसर की जनरेट कर रहा हूं, बट दोस्तों अभी ऑफिशियल आंसर की भी आई भी नहीं है। बल्कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना फायदेमंद है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। यदि आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताएं। मैं इससे अगले वाले सारे पार्ट्स आपको बना के क्लियरली सभी क्लासेस के अंदर बता दूंगा, सारा का सारा पेपर है वो सोल्व करवा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर बताना कि आपको पेपर कैसा लगा और इससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अपन जल्दी ही पार्ट 2, 3, 4 इसी तरीके से कंप्लीटली पेपर को मैं रेगुलर से रेगुलर आंसर की आने से पहले पहले कंप्लीटली आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी। थैंक यू।